यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक करंट अफेयर का सेशन रहता है और ये जो सेशन है ये उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भी 2026 या फिर 2027 में अपना यूपीएससी प्रिलिमिनरी का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और एज वेल एज ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन का जो मेन उद्देश्य है ये करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको कवर कराना है। आज के सेशन में बेसिकली मैंने 3 टॉपिक उठाए हैं, जिसमें पहला है कि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन संबंधी नियम या फिर जो जलवायु संबंधी कानून या फिर नियम आज चर्चा में है उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो इंपॉर्टेंस है ये कम क्यों होता जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल तौर पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमको लीगल रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आज जो डेट है यह है 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे है आज, और इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर यदि आप देखोगे तो बेसिकली जो वुमेन फार्मर्स हैं इनकी बात जनरली कम की जाती है, इनकी बात क्यों ज्यादा उठ रही है और वुमेन फार्मर्स का जो रिकॉग्निशन है या फिर इसको औपचारिक मान्यता देने की बात क्यों कही जा रही है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। और लास्ट में एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कर्तव्य पथ, यदि आप दिल्ली कभी विजिट किए हो तो आपको मालूम चलेगा कि इंडिया गेट के जस्ट सामने जो कर्तव्य पथ वाला इलाका है यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस आपको अलग अलग जगह पर पहले दिखाई देते थे, अब इनको एक जगह पर वेल एस्टेब्लिश मैनर में यानी खड़ा कर दिया गया है, वापस से इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। ठीक, इसके बारे में मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको वेल सिस्टमैटिक मैनर में, तो नोट्स हम लास्ट में बनाएंगे। बाकी जो 2 टॉपिक हैं इनको मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। याद रखें कि यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। इट्स माय टेलीग्राम हैंडल। यहां पर आपको तमाम प्रकार की जो आगामी अपडेट्स हैं ये दे दी जाती हैं और साथ में इस पूरे सेशन की यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और साथ में संस्था से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के जो अपडेट्स हैं ये लेना हो तो आप ये अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं सिविल विथ आकाश आवर टेलीग्राम हैंडल। ये 2 टेलीग्राम हैंडल हैं जहां पर आपको तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ में एक कांटेक्ट नंबर भी है जिसको नाम जो है 8264199959। दैट इज ये हमारी काउंसलिंग टीम का कांटेक्ट नंबर है। यदि आपको चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के किसी भी बैच को ज्वाइन करना है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर जो बैचेस की इंफॉर्मेशन है ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आज का डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं डिस्कस करूं तो याद रखें कि आज के टाइम में जो जलवायु संबंधी नियम या फिर जो जलवायु संबंधी आपको कानून दिखाई देते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्यों कम होता जा रहा है इसके ऊपर एक डिस्कशन है। सुनिएगा मेरी बात। हाँ, एक और बात कि नहीं, ये जो क्लास है आपको मालूम होगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होती है, तो मेरा जो फोकस है ये कैमरे पर नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ की आई कॉन्टेक्ट मैं स्टूडेंट से करूंगा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। आप जो भी कमेंट करेंगे यहां पर उनका रिप्लाई टीम के माध्यम से कर दिया जाएगा। सो ये जितने इंपॉर्टेंट ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस मेरे लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं वो मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है। सो ये जो डाउट है ये अपने मन से निकाल दीजिएगा। इट्स ओके, स्टार्ट करें पक्का। ठीक, चल देखिएगा, जब आप जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि एक्चुअली में इसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये बनाए गए हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं और इन अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता भी मिलती है। बट याद रखिएगा, जैसे इंटरनेशनल लॉज की यदि हम बात करते हैं तो पेरिस समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल इससे पहले था। ये तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हो और ये हमको ये बताते हैं कि यदि मान लीजिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन क्या होता है, 2 मिनट रुकना, मैं अभी आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा।
तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान को कंट्रोल करने के लिए और इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक्चुअली में कई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय कानून सभी को मालूम है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समय समय पर प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में कॉप की मीटिंग होती है। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित है और यदि आप देखोगे तो हर एक मुद्दे के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। जैसे कि अब चाहे वो जैव विविधता से के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान के परिप्रेक्ष्य में हो, तो इस पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जाती है। 1995 के आसपास से ये स्टार्ट हुआ था। अब एक बात समझना कि एक्चुअली में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस समझौता या फिर ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से एक प्रोटोकॉल या फिर एक कन्वेंशन का नाम आता है जिसको कहा जाता है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। 1993 में ये हुआ था। क्या नाम है इसका? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन को थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन क्या बोलता है कि भाई यदि मान लीजिए कोई कंट्री है तो कंट्री आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे बोलोगे कि भाई कोई कंट्री है। इसमें आगे बढ़े इससे पहले वे स्टूडेंट जिनको क्लाइमेट चेंज और साथ में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं पता, मैं एक बार उनके लिए ओवर ब्रीफ दे देता हूं कि यदि ब्रीफली हम इसको समझना चाहें तो याद रखो कि हमारे जो ग्लेशियर हैं ये जनरली धीरे 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 पिघलते रहते हैं, यानी कि ये मेल्ट होते रहते हैं। एक सामान्य सी ये प्रक्रिया है। क्यों मेल्ट होते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है, ये पिघलते हैं और पिघलने से इनका नदियां बनती हैं। नदियों का जो पानी है ये सागरों में जाता है और सागर का जो जल स्तर है ये बढ़ता है। एक सामान्य सी ये प्रक्रिया है। याद रखना, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हो, यानी कि औद्योगिकरण करने के लिए आप वनों का कटाव करते हो। वनों का कटाव करने पर वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आवास नष्ट होता है, उनका जो फूड है, उनका जो भोजन है ये नष्ट होता है। भोजन नष्ट होने के कारण उनकी जो तादाद है ये कम होती है, यानी कि इसमें धीरे धीरे गिरावट आती है। तो एक यहाँ ये जैव विविधता की हानि कहा जाता है इसको। जैव विविधता मतलब कि जीवों की विविधता। तो जब आपने निर्वनीकरण किया, निर्वनीकरण के कारण जो जीव जंतु थे उनके आवास खत्म हुए। आवास खत्म होने के साथ ही जो भोजन था ये नष्ट हुआ और इसके कारण जीव नष्ट होना चालू हुआ है। इसको कहा जाता है कि जैव विविधता में कमी आना शुरू हो गई। किसके कारण हुआ? ये निर्वनीकरण के कारण। जब निर्वनीकरण किया गया तो याद रखना कि निर्वनीकरण करने के स्थान पर अब आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाओगे, यानी कि जो औद्योगिकरण है, जो बिल्डिंग्स वगैरह है ये बनाओगे। तो पेड़ असल में हमको ठंडक प्रदान करते हैं और जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है या फिर जो तापमान है इसको नियत बनाने का काम करते हैं। बट जब वनों को काट दिया जाता है तो संबंधित क्षेत्र में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका प्रत्यक्ष और जीता जागता एग्जाम्पल है कि चंडीगढ़ में आपको उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, हिमाचल प्रदेश में आपको उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वनों का जो परसेंटेज है ये ज्यादा है। बट यदि आप चले जाते हैं दिल्ली, आप चले जाते हैं गुड़गांव, आप चले जाते हैं बेंगलुरु, तो यहां पर आपको गर्मी ज्यादा फील होती है। वाई? क्योंकि यहां पर निर्वनीकरण की समस्या है, औद्योगिकरण ज्यादा हो गया है। जो एक प्रकार से अधोसंरचना का विकास है ये ज्यादा हुआ है। अधोसंरचना मतलब कि बिल्डिंग्स वगैरह, इनका विकास हमने ज्यादा किया है। यानी कि ये जो कंक्रीट से बनी हुई दीवारें हैं ये ऊष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करने पर हीट जनरेट करती हैं और हीट जनरेट करने पर इसका जो असर है ये पूरे एटमॉस्फेयर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना कि एक्चुअली में ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि भाई ग्लेशियर मेल्ट होंगे और ड्यू टू किसके कारण? कि इन ग्लेशियर पर हीट जनरेट हो रही है, हीट पड़ रही है, इसके कारण ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। अब मेल्ट होने के कारण बनती हैं रिवर्स यानी कि नदियां, और ये जो नदियां हैं ये नदियां एंड ऑफ द डे अपना जो पानी है ये ओशन में जाकर गिराती हैं, यानी कि जो ओशन का सी सरफेस लेवल है ये आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। बट जब आप फॉरेस्ट को कट करते हैं, आप जब वनों को नष्ट करते हैं, वनों को नष्ट करने पर जो गर्मी बढ़ती है, यानी कि यहां पर गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो गर्मी के बढ़ने के कारण अब जो इनके मेल्टिंग प्रोसेस है, जो इनके पिघलने की दर है, ये पिघलने की दर तेजी से होती है, यानी कि ये और ज्यादा तेजी से पिघलते हैं। और ज्यादा तेजी से पिघलने के कारण जो नदियां हैं इनका आकार बड़ा होते जाता है। नदियों का आकार बड़ा होने के कारण नदियों के द्वारा लाई जाने वाली जो बाढ़ है जिसको हम फ्लड कहते हैं ये भी ज्यादा हो जाती है। और नदियों के द्वारा लाई जाने वाली बाढ़ के ज्यादा होने के कारण अब इसके कारण जो आपदाएं हैं ये भी ज्यादा आती हैं। यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट
हिमाचल से हैं और वो इस आपदा के बारे में जनरली जानते होंगे कि भाई किस प्रकार से वनों के कटाव के कारण ये जो आपदाएं हैं कंटिन्यूअसली बढ़ती हैं। ये वनों का कटाव हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में ज्यादा हो रहा है। इसके कारण भूस्खलन, जिसको आप लैंडस्लाइड बोलते हैं, इसके कारण फ्लड या फिर क्लाउड बस्टिंग, जिसको आप बादल का फटना बोलते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं पहाड़ी एरिया में हो रही हैं। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट यदि यहां पर हिमाचल प्रदेश से हैं, हरियाणा से, पंजाब से हैं, तो वो अपने आसपास की इन घटनाओं को तो जानते ही होंगे। बात समझे? ये सब कुछ हो रहा है किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण। और ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक और घटना घटित हो रही है, इसको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यानी कि जो सामान्य दर होती है पृथ्वी के तापमान बढ़ने की, उसका एनहांसमेंट जब हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ठीक है, इसके कई कारण होते हैं, पर जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है यह है निर्वनीकरण, और दूसरा आता है औद्योगिकीकरण। ये दोनों कारणों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि निर्वनीकरण के कारण जो टॉक्सिक गैसें थी, जो कि पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते थे और पेड़ पौधे इनको नष्ट कर देते थे, वो संभव नहीं हो पाता। यानी कि टॉक्सिक गैसें वातावरण में बनी रहती हैं। साथ में निर्वनीकरण के कारण जो फॉसिल फ्यूल है या फिर जो जीवाश्म ईंधन है, ये जलाया जाता है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अदर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है। और इनकी मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो तापमान, ये धीरे धीरे दिन ब दिन और बढ़ता जाता है। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसको कहा जाता है कि वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है? अब ये वैश्विक तापन के कारण एक्चुअली में पृथ्वी की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, ये क्लाइमेटिकल कंडीशन जिस हिसाब से चेंज होनी चाहिए और जिस दर से चेंज होनी चाहिए, वो दर बढ़ जाती है। और ये जो बढ़ी हुई दर है, इसको कहा जाता है कि भाई ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की जो बढ़ी हुई दर है, इसको कितना बढ़ा हुआ मानेंगे और कैसे आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज वास्तविकता में हो भी रहा है? तो यदि मान लीजिए क्लाइमेट में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल, यानी कि 150 सालों में जो अर्थ का टेम्परेचर है ये 0.20% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यदि मान लीजिए 30-35 सालों में ये 1-1.5 डिग्री के आसपास बढ़ गया, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। हमारे यहां जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था 1991 के आसपास की यदि आप बात करोगे, तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है कितना था डिंपल जी? वेरी गुड, ये पढ़ा है इन्होंने एनवायरमेंट, 0.028%। ठीक है, था इतना? याद नहीं, कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो 1991 के आसपास जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यदि आप देखोगे 0.028% के आसपास था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जब 10 साल बीत गए और 2005 के आसपास, इवन 10-15 साल बीत गए, तो 2005 के आसपास आप देखोगे कि इसी का परसेंटेज 0.030% के आसपास पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 15 सालों में इतना बड़ा है। बट कहा गया कि भाई ये भी तेज है, इसको कंट्रोल किया जाए। 2011 के आसपास यदि आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली डेटा मैं बता रहा हूं, तो 0.033% के आसपास ये पहुंचा। और इस समय तक ये कहा जा रहा था यदि ये 0.040% पहुंच गया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और कितना? 0.040% के आसपास। और यदि प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है ये दिखाई देता है 0.042%, 40 भी नहीं, इवन 42% के आसपास ये दिखाई देता है। मतलब कि हम इतने ऑक्सीजन, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड में रहने के अडॉप्ट हो गए हैं, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है, हमको ये हैबिट हो गई है, हम हैबिचुअल हो गए हैं इसके। बात समझ रहे हो? यानी कि ये जो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है ना, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक्चुअली में जो हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशन है ये बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। और इन्हीं चेंज होती हुई क्लाइमेटिकल कंडीशंस को हमने नाम दिया है क्लाइमेट चेंज का। बात समझे? यानी कि एंड ऑफ द डे इसका पूरा कनेक्शन किससे है? तो जिसको हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, इससे इसका कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। बात समझे? अब बात इसको समझना कि एक्चुअली में ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यह हमारे सामने कब आया था? 1982 के आसपास। 1982 के आसपास मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड 2 चीजों से इंट्रोड्यूस हुआ था। एक था क्या? एक था टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, और एक था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं, जिनमें जो जलवायु परिवर्तन था ये मेन था।
और यदि इसीलिए आप देखोगे तो 1991 के आसपास, 1992 के आसपास हमने क्या किया था, हाँ, रियो डी जेनेरियो में ये पृथ्वी सम्मेलन किया। और सर उसके बाद हमने ये कहा था कि 1995 से हम डेली यानी कि हर साल मिलेंगे और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंगे और ये देखेंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन ये दो मुद्दों से कैसे निपटा जा सकता है और इसके लिए नए नए जो कन्वेंशन या फिर जो कानून बनाए जा सकते हैं वो क्या बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब बात समझना कि 1995 से हमने ये प्रयास करना चालू भी किया, बट ये प्रॉब्लम कब की है, तो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में 1982 के आसपास की थी। और 1982 के आसपास क्या आज जितनी मेजर प्रॉब्लम, आज जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये क्लाइमेट चेंज रहा होगा? नहीं, उस समय तो शुरुआत थी ना, तो उस समय इसको बहुत छोटी समस्या के तौर पर देखा गया, बट हमको ये तो मालूम था कि आने वाले समय में ये एक विकट समस्या बनने वाली है। अब जब समस्या उस समय छोटी थी तो इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए होंगे उतने हार्ड एंड फास्ट थोड़े ना होंगे, वो उतने यानी बिल्कुल मजबूत थोड़े ना होंगे, उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थोड़े ना होंगे वो, ठीक है, यानी कि उतने ज्यादा कड़े नियम, उतने ज्यादा कड़े कानून नहीं बनाए गए। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब 1991 का समय आया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2005 का समय आया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2008, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2011 और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट टाइम तक यदि आप देखोगे तो ये जो समस्या है आज ये एक बड़ी विकट समस्या में परिवर्तित हो गई है। और विकट समस्या में परिवर्तित कैसे हो गई है इस बात को भी समझ लो। क्यों भाई? क्योंकि पहले आप ये बोलते थे कि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण जो छोटे आइलैंड है, और छोटे आइलैंड होने का मतलब क्या है, यदि आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो वर्ल्ड मैप में उन आइलैंड्स को कोई खतरा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा विशालकाय है, या फिर जैसे कि यदि आप इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हो, इसके ऊपर यदि आप जाते हो तो ये है मैक्सिको, इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये है हडसन गल्फ, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आता है हडसन गल्फ वाला एरिया, ये कनाडा वाला सेक्शन है। यहां पर यदि आप देखोगे तो ये कैलिफोर्निया और ये नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में यदि यूएसए ये बोले कि भाई मेरा अलास्का वाला पार्ट जा रहा है, तो अलास्का वाला पार्ट मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, इसको बचाने के लिए आप प्रयास कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये है हमारा क्या, दैट इज अफ्रीका वाला सेक्शन, ठीक। अफ्रीका के आसपास आप देखोगे कि बहुत सारे आपको आइलैंड नेशन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे द्वीपीय देश देखने के लिए मिलेंगे। अब ये द्वीपीय देश कौन से हैं? जैसे कि लाइक मेडागास्कर है, ये वर्ल्ड मैप में क्यों बना रहा हूं, अभी 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहां पर कुछ देशों को दर्शाना है। वो देश आप मैप में मार्क कर लेना, आपका जो एटलस है ना ऑक्सफोर्ड का या फिर ब्लैक शॉन का, वहां पर जाकर आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी में शायद मैंने एक बात बताई थी कि ये है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और जकार्ता को 2015 से शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है कौन, इंडोनेशिया। तो एक तो ये बात, यहां पर आता है फिलीपींस, यहां पर आता है ताइवान, यहां पर आता है जापान, ठीक है। यहां पर आपको अलूशियन द्वीपीय, वेरी गुड, अलूशियन द्वीपीय चाप देखने के लिए मिलेगा, यहां पर सखराइन द्वीपीय चाप देखने के लिए मिलेगा। ये आता है ग्रीनलैंड वाला एक एरिया, यहां पर आपको दिखाई देता है क्या, आइसलैंड, यहां पर दिखाई देता है यूके, यहां पर आता है आयरलैंड, यहां पर आपको दिखाई देते हैं वेस्ट इंडीज या फिर कैरेबियन नेशंस, ठीक है, ये पूरे पूरे कैरेबियन नेशन है। यहां पर मेडागास्कर, यहां पर आपको दिखाई देता है रीयूनियन हॉटस्पॉट, यहां पर लक्षद्वीप दिखाई देगा, यहां पर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। यहां यदि आप आओगे तो सुकोत्रा, चाकोस आइलैंड यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, और मल्टीपल आइलैंड यहां पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इवन यहां पर यदि और नीचे आप आओगे तो आपको क्या, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक, यदि आप यहां पर और आओगे तो ये ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ठीक है। और इस ऑस्ट्रेलिया के पास भी आपको कई आइलैंड नेशन यहां पर दिखाई देंगे। एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जितने भी आइलैंड नेशन हैं इनका क्षेत्रफल उतना ज्यादा बड़ा तो है नहीं। अब 1993 में एक प्रोटोकॉल हुआ था या फिर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको नाम दिया जाता है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, और इस मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में अब बात समझ गए कि एक्चुअली में पहले मैंने ये इंट्रो दिया, इंट्रो देने के बाद मॉन्टेविडियो कन्वेंशन बस यहां तक बताया, और फिर ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके 2 इंपॉर्टेंस हैं, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। और इसके लिए जो कानून बनाए गए थे, वो पहले जो कानून बनाए गए थे वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे,
कैसे स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो इसके लिए अब आप समझ लो कि भाई मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में क्या कहा गया था। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में कहा गया था कि यदि मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि कोई कंट्री है, कोई भी एक देश है, तो देश कैसे बनता है, बताइए। ये बात मैंने बताया है कि देश कैसे बनता है। यदि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि भाई भारत एक देश है, तो भारत एक देश कैसे बनेगा? क्या वहां पर रहने वाले लोगों से बनेगा, या फिर वहां के लैंड एरिया से बनेगा, सरकार से बनेगा, किससे बनेगा? सब चाहिए। यानी कि इसने कहा था कि भाई लैंड एरिया होना चाहिए। यदि मान लीजिए एक स्वतंत्र लैंड एरिया है आपके पास, तो और साथ में यहां पर रहने वाली जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो और साथ में इस पॉपुलेशन को डील करने वाली गवर्नमेंट है, तो आप क्या है? एक देश है। यानी कि आप अपने देश होने की जो कंडीशन है इसको पूरा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दूसरे देशों के साथ जो आपके रिलेशन है, जिसको हम बायलैटरल रिलेशन यानी कि द्विपक्षीय संबंध, और साथ में मल्टीलैटरल रिलेशन यानी कि बहुपक्षीय संबंध की बात करते हैं, आपके दूसरे देशों के साथ संबंध भी अच्छे हैं, तो आप एक देश होने की जो परिभाषा है इसको पूरा करते हैं। ये बात इसमें कही गई। अब बात समझना, ये परिभाषा किसमें दी गई है? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में। क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये बोला कि भाई क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी सरफेस लेवल है ये बढ़ रहा है। सी सरफेस लेवल बढ़ने के कारण जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब रहे हैं। इससे पहले ही मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली में जितने भी तटीय क्षेत्र हैं ये डूब रहे हैं, और तटीय क्षेत्रों के डूबने के कारण ही यदि आप देखोगे तो मुंबई के लिए संकट पैदा हो रहा है। यहां पर हमारा मुंबई है, इसके लिए एक संकट पैदा होता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जिसको नाम दिया जाता है जकार्ता, इसको ईस्ट कैलिमटन में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, जापान के लिए खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि वहां पर कई ऐसे कोस्टल एरिया हैं जो कि धीरे धीरे जलमग्न हो रहे हैं। फिलीपींस का आकार समय के साथ छोटा होता जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। ठीक है, दावा किया जाता है, सही है या नहीं सही वो हम नहीं बात करेंगे। फिलीपींस का आकार छोटा होता जा रहा है। ताइवान जो कि एक आइलैंड नेशन है, इसको खतरा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप यहां पर देखोगे ये कैरेबियन आइलैंड्स, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई यदि मान लीजिए ये जलमग्न हुए तो यहां के जो लोग हैं ये कहा जाएंगे। इसी प्रकार से जो विश्व है, विश्व का पहला ऐसा आइलैंड नेशन जो कि पूरा पूरा जलमग्न हो गया है, इसको तवालू नाम दिया जाता है। ये पूरा पूरा जलमग्न हो गया है। यानी कि आप चाहे तवालू की बात करें, चाहे हम सुकुत्रा छागोस की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करते हैं, जापान की, फिलीपीन, ताइवान, किसी भी नेशन की बात करो, यदि आप ये बोल रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग और साथ में क्लाइमेट चेंज के कारण सी सरफेस लेवल यानी कि समुद्र का जो जलस्तर है ये बढ़ रहा है, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का मतलब है कि जो आइलैंड नेशन है ये सबसे पहले जलमग्न होंगे क्योंकि इनका एरिया छोटा है। जो तटीय क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं वो तो ज्यादा ज्यादा जलमग्न होंगे, पर लैंड एरिया तो इनका बचा रहेगा ना। भारत का एरिया छोटा हो जाएगा, पाकिस्तान का एरिया छोटा हो जाएगा, कराची डूब जाएगा तो आगे कोई दूसरा कोस्टल एरिया ढूंढ लेगा पाकिस्तान। मुंबई यदि जाता है तो पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, वहां पर हम पोर्ट बना लेंगे, टाइम लगेगा पर डेवलप कर लेंगे। और ये डूबेगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक पल में गायब हो गया। ये हमें रहने के लिए तो जगह मिलेगी ना, क्योंकि भारत के अंदर ही है हम। बट ये जो आइलैंड नेशन है जिनकी पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है, जनसंख्या उतनी नहीं है, लैंड एरिया भी छोटा है, यदि मान लीजिए ये जलमग्न हुए तो इनके जलमग्न होने पर अब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में जो परिभाषा दी गई है एक कंट्री की, ये परिभाषा क्या उचित है? क्योंकि अभी लैंड एरिया नहीं है पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। ठीक, क्योंकि जनसंख्या तो माइग्रेट कर जाएगी। भाई यदि मान लीजिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में ये कहा गया कि लैंड होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट आपकी होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, जो देशों के साथ संबंध है ये होना चाहिए। तो जिन देशों के साथ आपका संबंध है, मान लीजिए कल को ये कैरेबियन आइलैंड जलमग्न होने की कंडीशन में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में इनका जो माइग्रेशन है ये या तो यूएसए की साइड होगा या फिर ये मैक्सिको की साइड होगा। तो इस कंडीशन में जलमग्न होने के बाद क्या इनकी सेल्फ आइडेंटिटी अभी भी रह जाएगी? यानी कि ये मैक्सिको में रहते हुए या यूएसए में रहते हुए अपने आप को इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि भाई मैं एक वेस्ट इंडीज नामक देश का निवासी था जो कि जलमग्न हो गया है, और जलमग्न होने के कारण मैं यहां पर माइग्रेट कर आया हूं, इसीलिए मुझे यहां पर एक अलग पहचान मिले क्योंकि मैं तो हूं बेसिकली वेस्ट इंडीज का। तो ये जो लॉज हैं ये क्या परिवर्तित होने चाहिए? बात समझ में आई कि क्या है? यानी कि क्या बस लैंड के गायब होने पर भी मेरी जो सिटीजनशिप है, मेरी जो नेशनैलिटी है,
मेरी जो नागरिकता है, मेरी जो पहचान है, मेरी जो औपचारिकता है, ये बनी रहेगी। इसके लिए क्या नए रूल लाने की संभावना है, क्या नया रूल आना भी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे ही एक और इंटरनेशनल लॉ की यदि हम बात करते हैं, तो एक और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है भाई जो कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन सभी को, कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। और कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए यदि सभी को प्रयास करना चाहिए, तो इसमें वो देश, सभी में तो वो देश भी शामिल हो गए हैं ना जो एक्चुअली में कार्बन इमिशन बहुत कम कर रहे हैं, जैसे कि लाइक भूटान। भूटान तो कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भूटान में अभी तक, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि भूटान में अभी भी राजशाही चलती है, राजाओं का शासन चलता है। ठीक है, भूटान से ये अभी भी राजशाही चलती है, यानी कि राजाओं का शासन चलता है। वहां पर पेड़ काटना अभी भी पाप है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर ले भाई? क्योंकि वो तो कर ही नहीं रहा ना, वो तो आज भी फॉरेस्ट को बचाने पर ध्यान दे रहा है। तो असल में जो भी प्रयास, जो भी यहां पर बातें बताई गई हैं कि भाई कंट्री की डेफिनेशन क्या है, पहली बात, और दूसरी बात कि जितने भी कानून में, जितने भी लॉज में ये कहा जा रहा है कि भाई हमको CO2 इमिशन, कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी देश को CO2 इमिशन नहीं करना चाहिए। तो ये बात किस हद तक सही है? क्योंकि यदि मान लीजिए कल को भूटान उठे और भूटान बोले कि भाई नहीं, मैं अब अडॉप्ट करता हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं अब अपने यहां लगाना चालू करूंगा क्या, इंडस्ट्रीज, और मैं अपना डेवलपमेंट करना चालू करूंगा। आपने एक इंटरनेशनल लॉ बना दिया है और आपने कहा कि कार्बन इमिशन को सभी कंट्रोल करेंगे, या फिर ऐसा लॉ बना देते हैं। तो इस कंडीशन में तो भूटान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं ना, क्योंकि आप ये बोल रहे हो सभी कंट्रोल करेंगे। भाई जो काम मैंने किया ही नहीं, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, उस काम के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा रहा है मुझे? बात समझ रहे हो कि यदि मान लीजिए ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बट यदि हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं क्या? उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उसको कंप्लीट कराऊं, पर नहीं हुआ तो ये बात मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आ सकती कि भाई आपने हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। नहीं, ये बात किसके ऊपर जाएगी? ये बात जाएगी हिस्ट्री के टीचर के ऊपर। ज्योग्राफी नहीं कराया तो ज्योग्राफी की बात आएगी मेरे ऊपर। तो बात वही है कि असल में भूटान कैसा देश है? तो राजशाही चल रही है, पर्यावरण प्रेमी है, और ये एंड ऑफ द डे क्या करता है? पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करता है। कल को यदि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाता है तो इसके लिए तो एक अलग कानून होना चाहिए ना, क्योंकि इसने तो कार्बन इमिशन किया ही नहीं है। ये तो समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाना चाह रहा है। आपने सभी के लिए एक सा कानून बना दिया कि भाई जो विकसित देश हैं, यूएसए जैसे, जिन्होंने एक समय पर बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन किया है और वर्तमान में कर भी रहे हैं, उनके लिए वही कानून है। भूटान जैसे देशों के लिए भी वही कानून है, चाइना जैसे देशों के लिए भी वही कानून है, और एज वेल एज इंडिया के लिए भी वही कानून है। तो क्या ये सभी के लिए कानून का जो समान दायरा है ये होना सही है? दूसरी समस्या ये। तीसरी समस्या यहां पर ये निकल के आती है कि एक्चुअली में 1951 के समय एक और कन्वेंशन हुआ था जिसको रेफ्यूजी कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्यूजी कन्वेंशन। रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है? रेफ्यूजी का मतलब, हाँ वेरी गुड, शरणार्थी। ठीक है, रेफ्यूजी कन्वेंशन। रेफ्यूजी कन्वेंशन में ये कहा गया था, यानी कि रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, और शरणार्थी की परिभाषा क्या होती है? शरणार्थी वो व्यक्ति होता है बेसिकली जिसके साथ अपने ही देश में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, लिंग को जनरली इसमें शामिल नहीं किया जाता, बेसिकली आता है इसमें धर्म, जाति, ठीक है, नेशनैलिटी यानी कि नागरिकता, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या फिर राजनीतिक तौर पर जिनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में यदि आपने सुना होगा तो रंग भेद एक समय पर चलता था, रंग भेद। यदि आप यूएसए में जाओगे तो यूएसए में आज भी एक समस्या है, वो है रंग भेद, यानी कि काले और गोरे का भेद। इंडिया में ये समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक, यानी इंडिया के बारे में जो लोग हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़ा यानी बोलते हैं कि अरे यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट यदि आप इंडिया को क्लोज से देखो, बिल्कुल नजदीक से यदि आप देखोगे तो इंडिया में कई बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, हम अक्सर उनको नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ कि आजकल सो कॉल्ड सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में जो कमियां हैं वो ज्यादा बताई जाती हैं और हाईलाइट करके ज्यादा बताई जाती हैं। और एक यूनिवर्सिटी हमारे यहां बहुत ज्यादा चर्चा में है, कौन सी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। ये वो अल्प ज्ञान के बाद
लोग उसको बता देते हैं। जैसे अभी वीडियोस बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं कि इन्होंने इसको सपोर्ट किया, इन्होंने इसको सपोर्ट किया, वो 10 सेकंड की क्लिप निकालकर पूरे उसके आगे पीछे ऊपर नीचे की कहानी अपने आप बुन देते हैं। ये एक्चुअली में यदि मान लीजिए ऐसे कोई वीडियोस वायरल हो रहे हैं तो पहले उसकी तह तक जाना सीख लो, है ना। एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट की ये पहचान होती है, कोई किसी भी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करता, ठीक है, टीचर की भी और एस्पिरेंट की भी, वो किसी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करता। यदि वो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, या फिर कोई वीडियो आया है जिसमें नरेंद्र मोदी सर ये चिल्ला रहे हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, तो वो नहीं भरोसा करेगा। पूरी क्लिप दिखाओ, क्योंकि ये तो आधी क्लिप है ना, पूरी बताओ आप। हाउ इज दैट पॉसिबल कि किसी देश का लीडर, सुप्रीम लीडर ये बात बोल सकता है और आप उस बात पर यकीन कर रहे हो, अरे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यदि ऐसा करेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। तो पूरी क्लिप दिखाओ ना कि भाई उसमें क्या बोला गया है। असुद्दीन ओवैसी भी यदि कोई बात बोल रहा है तो पूरी क्लिप दिखाओ उसमें क्या बोला गया है, जब आपको बात समझ में आएगी। तो एक्चुअली में रेफ्यूजी का मतलब ये होता है कि भाई जिसके साथ धर्म, जाति, मूलवंश या फिर नागरिकता या फिर रंग के आधार पर ऐसे किसी प्रकार से उसके अपने देश में यदि कोई भेदभाव हुआ है, ठीक है, और वो किसी दूसरे देश की शरण में जाता है तो उसको कहा जाता है रेफ्यूजी, ठीक है, उसको कहा जाता है शरणार्थी। जैसे सॉरी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यानी उनके साथ भी भेदभाव हो रहा था, वो भी आए थे। इसी प्रकार से यदि आपने सुना चकमा शरणार्थी, ये आसाम साइड के, ठीक है, म्यांमार से, बांग्लादेश से ये आए थे चकमा शरणार्थी। क्यों? क्योंकि इनके साथ वहां पर अत्याचार हो रहा था इनके ऊपर, चकमा शरणार्थी के ऊपर, तो भारत में ये आए थे। इसी प्रकार से चाइना के लिए यूगर मुस्लिम की बात की जाती है, और बहुत सारे यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शरणार्थी होते हैं। कुल मिलाकर 1951 में एक रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था, और रेफ्यूजी कन्वेंशन में यह कहा गया था कि भाई वह व्यक्ति जिसके साथ उसके अपने ही देश में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग को लेकर किसी प्रकार का या फिर जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर यदि किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये दूसरे देश की शरण में जा सकता है। इसको कहा जाएगा क्या? शरणार्थी। यहां पर एक बात नहीं है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अब वापस से रिपीट करूं कि कब सुनने में आया? 1982 में। रेफ्यूजी कन्वेंशन कब आया? 1951 में। और 1951 में जब रेफ्यूजी कन्वेंशन आया, 1982 में क्लाइमेट चेंज सुनने में आया, तो क्लाइमेट चेंज वर्ड क्या 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन में डाला गया होगा? नहीं। बट यदि मान लीजिए कोई एक देश जलमग्न होता है तो जलमग्न होने की कंडीशन में वहां के लोग कहीं और शरण लेने के लिए तो जाएंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि यदि मान लीजिए कैरेबियन नेशन यदि जलमग्न होने की कंडीशन में आ जाते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं ये यूएसए या मैक्सिको जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, कहीं और तो जाएंगे ना। तो ये क्या कहलाएंगे? ये शरणार्थी कहलाएंगे या फिर इनको इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली कुछ और नाम दिया जाएगा? बिकॉज ऑफ ये अंतरराष्ट्रीय कानून रेफ्यूजी कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली तो ये रेफ्यूजी है ही नहीं, तो इनको आप किस दायरे में रखोगे? क्यों? क्योंकि जब रेफ्यूजी के दायरे में आपने इनको नहीं रखा है तो संबंधित देश, मान लीजिए यहाँ के लोग शरण लेने के लिए गए यूएसए और इनके लिए कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है, तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग तो बोलेंगे कि अवैध घुसपैठी हैं, इनको पानी फेंक दूं। बात समझ रहे हो? यही तो किया था ना कि भाई डंकी पास से जो लोग आए हैं वापस भेजो, जंजीर में बांध के वापस भेजा। ठीक, तो इनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए। यानी कि सबसे पहली बात कि ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है इसमें जो देश की परिभाषा है ये चेंज होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ ये चेंज नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो CO2 इमिशन की बात कर रहे हैं ये सभी के लिए एक जैसे कानून होने की बात कही जा रही है, इसमें भी चेंजेस होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 1951 में ये जो रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था जिसमें शरणार्थी की जो परिभाषा है ये दी गई थी और शरणार्थी की कंडीशन बताई गई थी कि कौन शरणार्थी है एक्चुअली में और कौन शरणार्थी नहीं है, ये परिभाषा भी चेंज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं शरण लेने के लिए उनको रेफ्यूजी काउंट किया जाए, इसके लिए कहीं लिखा तो होना चाहिए ना। बिकॉज ऑफ कि लॉ इज ऑलवेज रिटन एंड क्लियर, जो लिखा नहीं है, जो क्लियर नहीं है वो कानून नहीं है। यदि मैंने मुंह से कोई कानून बनाया वो कानून नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ की एक डेफिनेशन होती है, लॉ की एक शर्त है कि वो हमेशा रिटन एंड क्लियर होना चाहिए। रिटन नहीं है, क्लियर नहीं है, वो कानून नहीं है। बात समझे? तो यहां पर रिटन नहीं है, क्लियर नहीं है,
तो वो कानून कैसे हो जाएगा? कल को यदि इसके कारण कोई समस्या आन भी पड़ी तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम उससे निपट लेंगे। एक और समस्या है, एक और समस्या ये आती है जिसको नाम दिया जाता है मैरीटाइम जोन। मैरीटाइम जोन का मतलब क्या है कि वो जो एनक्लोज समझौता हम पढ़ते हैं ना, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको कहा जाता है मैरीटाइम जोन। मैरीटाइम जोन क्या होता है, आप सुन लेना कि एक्चुअली में जिस प्रकार से, जिनको किस किस को नहीं पता, आपको भी नहीं पता ना, नहीं पता ना, पानी पी लो। सुनिएगा देवी जी और असुर आप भी, तो सुनो, मैरीटाइम जोन का मतलब क्या होता है कि यदि आप इन सभी देशों को देखोगे तो इनकी दो सीमाएं हैं। एक तो जैसे यूएसए है तो यूएसए की कनाडा के साथ बॉर्डर लग रही है, यूएसए की मैक्सिको के साथ बॉर्डर लग रही है, बट यूएसए की अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक महासागर और ये आता है प्रशांत महासागर, इनके साथ भी सीमा लग रही है। तो एक्चुअली में दो प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक होती है स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में तो हम जानते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर उसको कहा जाता है कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर है, यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर है। अब यहां पर याद रखना कि समुद्री क्षेत्रों पर भी अधिकार देने के लिए 1982 में एक कन्वेंशन किया गया और 1982 में किया गया ये जो कन्वेंशन है ये कहलाता है क्या, एनक्लोज समझौता। क्या कहलाता है? एनक्लोज समझौता। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको नाम दिया जाता है एनक्लोज, UNCLOS, एनक्लोज। बात समझना कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। न्यूज इतनी है, न्यूज के अंदर के डायमेंशन बहुत है। ठीक है, न्यूज में जब आप देखोगे तो न्यूज ये है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी कानून हैं उनका वर्तमान परिस्थिति से क्या लेना देना है और उनको चेंज करने की बात कही जा रही है। बट जब आप आर्टिकल को पढ़ते हो तो आर्टिकल में ये सभी छोटे छोटे पॉइंट आए हैं और ये छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको पता ही नहीं है, और वो क्वेश्चन करंट अफेयर का, आपको लगेगा ओशनोग्राफी से आया है पर है वो करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर से कैसे आया वो समझ लो। ये और इसीलिए न्यूज खुलती ऐसे है, कोर्स ऐसे कंप्लीट हो जाए। मैंने बार बार बताया कि कोर्स कंप्लीट ऐसे होता है कि नीचे से वो बहुत फैला रहेगा, ऊपर जाकर ये सिमट जाएगा। कोर्स ऐसे कंप्लीट होता है। करंट अफेयर कैसे कंप्लीट होता है? करंट अफेयर ऐसे कंप्लीट होता है कि ये करंट अफेयर आगे जाकर फैलता है। देखने में ये इतना सा लगेगा, आगे जाकर इसकी जड़ें बहुत लंबी होंगी, ये डायमेंशन बहुत बड़े होंगे। बट कोर्स, यदि पॉलिटी के कोर्स, ज्योग्राफी के कोर्स की हम बात करें तो ऐसे फैलता है, ऐसे फैलेगा और ऊपर जाकर वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी हम कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें समझने वाला टॉपिक ज्यादा होता है, समझा समझा समझा, लास्ट में आते हैं तो लिखने वाला ज्यादा हो जाता है। ये महसूस किया होगा आपने हर एक सब्जेक्ट में लगभग, ये ऐसा ही होता है, ये डायमेंशन चलता है, ये पिरामिड है ऐसा। ये तो बात समझना कि एक्चुअली में मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे हमारा लैंड एरिया पर अधिकार है उसी प्रकार से वाटर बॉडीज यानी कि जलीय क्षेत्र पर भी अधिकार के लिए 1982 में, 1982 था ना, 1982 में एक समझौता किया जाता है, इसको कहा जाता है एनक्लोज ट्रीटी या फिर एनक्लोज समझौता। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि। ये जो संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि है, इसके माध्यम से संबंधित देश को, जो भी संबंधित देश मतलब कि जो भी देश किसी ना किसी सागर या फिर महासागर के साथ सीमा साझा कर रहा है, उसको संबंधित सागर या महासागर पर 3 प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे। और ये 3 प्रकार के अधिकार कौन से होंगे? तो द फर्स्ट वन इज, ये कहलाएगा हमारा क्या, ये कहलाएगा प्रादेशिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रादेशिक क्षेत्र। और प्रादेशिक क्षेत्र कहां से कहां तक माना जाएगा? तो हमेशा याद रखना कि आधार रेखा से, आधार रेखा मतलब कि जो टेढ़े मेढ़े तट हैं उनको एक सीधी लाइन के द्वारा जोड़ दिया गया, जो सीधी लाइन है वो है आधार रेखा। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है ये माना जाएगा क्या? प्रादेशिक सीमा का क्षेत्र। कल परसों भी ये बात शायद मैंने बताई थी, ये माना जाएगा प्रादेशिक सीमा का क्षेत्र। ठीक है, कहां से है ये? आधार रेखा से। अगेन आधार रेखा से ही जब आप 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र को देखोगे, नॉटिकल माइल क्या है? तो समुद्र में जो दूरी मापन की इकाई है इसको नाम दिया जाता है नॉटिकल माइल या फिर नॉटिकल मील। जैसे किलोमीटर होता है वैसे यहां पर नॉटिकल मील होता है। एक नॉटिकल मील बराबर शायद 1.84 किलोमीटर के आसपास ही होता है, यानी कि किलोमीटर से ये ज्यादा होता है। तो इसको कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल वाला एरिया। कौन सा एरिया? अविच्छिन्न मंडल वाला एरिया। बात समझना कि इसके बाद वाला जितना भी एरिया है ये, यानी कि आधार रेखा से
200 नॉटिकल मील तक का एरिया, ये कहलाता है हमारा EEZ वाला एरिया, यानी कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला रीजन। बात समझो कि ये जो प्रादेशिक क्षेत्र है, यहां पर आपको घूमने फिरने, नाचने गाने, घर बनाने जो है, यानी कि जितना अधिकार आपको लैंड एरिया के अंदर है उतना ही अधिकार 12 नॉटिकल मील तक है। जो करना है करो, आप विदाउट परमिशन यहां पर कुछ भी कर सकते हो। और इसीलिए जब आप गोवा जाते हो, जब आप मुंबई जाते हो, तो वहां पर आप स्कूबा डाइविंग करते हो, ये आप वहां पर शिप चलाते हो, ये जहां तक आप जा पा रहे हो ना, ये है 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया। ठीक, पुष्पा मूवी किसने देखी है? देखिए, उसमें वो जो इंस्पेक्टर है वो बोलता है ना कि इसके बाद श्रीलंका की बॉर्डर लगती है, हम नहीं जा सकते। पर जो वो जहाज है जो चंदन की लकड़ी लेकर जा रहे होते हैं वो तो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखो कि 12 नॉटिकल मील के बाद का जितना 12 नॉटिकल मील और है, वहां पर बस फिशरमैन जा सकते हैं, मछुआरे जा सकते हैं, यानी कि जिनको परमिशन है वो जा सकते हैं, इवन पुलिस भी नहीं जा सकती। ठीक है, नेवल कमांड्स यानी कि जो हमारी क्या जल सेना है वो तो जा ही सकती है, जल सेना को तो परमिशन है ही, पर 12 नॉटिकल मील तक हम जा सकते हैं। 12 नॉटिकल मील से और 12 नॉटिकल मील यदि आपको जाना है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने गोली चलाई थी, जो श्रीलंका की पुलिस जल सेना थी उसने गोली चला दी थी, याद आया सीन? तो वो ये है 24 नॉटिकल मील वाला एरिया। इसके बाहर जाने की परमिशन किसी को नहीं। इसके बाहर वो जा सकते हैं जो कि रिसर्च में काम करते हैं, जो इस संबंध में अध्ययन करते हैं, जो रक्षा से संबंधित हैं, जो जल सेना के अधिकारी हैं, वो यहां पर जा सकते हैं। रिसर्च में कौन? तो यदि मान लीजिए कल को यहां पर यूएसए की सीमा से लगभग 50 नॉटिकल मील की दूरी पर यहां एक तेल का कुआं मिल गया, तो उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर यूएसए का अधिकार होगा। यानी कि 200 नॉटिकल मील तक जो है सागर में, उस पर संबंधित देश का अधिकार है। इसीलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि आप ये बात देखोगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इसीलिए ये बात कही जाती है कि यदि इंडियन ओशन में कोई कंट्री राज करती है, किसी कंट्री का रूल है, शासन है, तो वो कौन है? इंडिया। क्योंकि इंडिया 3 क्षेत्रों से, 3 दिशाओं से सीमा बनाता है। किसके साथ? इंडियन ओशन के साथ। एक बनाता है पश्चिम से अरब सागर के द्वारा, एक बनाता है पूर्व से, और पूर्व में भी यदि आप देखोगे तो यह है अंडमान निकोबार, और यहां पश्चिम में आता है लक्षद्वीप, और एक बनाता है दक्षिण से। ठीक, और यही कारण है कि अभी वर्तमान में यदि आप देखें तो यूएस ने एक ईरानियन शिप पर अटैक किया श्रीलंका के पास। इसका नाम था डेना, आईएनएस डेना। इसको लेकर जयशंकर बात कर रहे हैं ईरान के कौन, जो विदेश मंत्री हैं या फिर जो रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। और ईरान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इंडियन ओशन में आकर यूएस की जो सबमरीन है, इसने ईरानियन जो वॉरशिप था इस पर अटैक कर दिया। तो आप कुछ बोलो ना, क्यों? क्योंकि यहां पर यदि कोई आर्ग्यू कर सकता है तो ये कौन है? ये है इंडिया। इंडिया इंडियन ओशन को पूरा कवर करता है कई एरिया से। बात समझे? तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के हर एक उस नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी किसी ना किसी प्रकार की जलीय सीमा बनाता है। बात समझे? यह एनक्लोज समझौता। तो अब इस बात को जरा ध्यान रखो, यदि मान लो को भारत का ये जो मुंबई है, भगवान ना करे, पर ये जो मुंबई है जलमग्न हो गया, तो मुंबई के जलमग्न होने पर अभी जो मुंबई से हम जलीय सीमा बना रहे हैं पीछे आ जाएगा ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो जलीय सीमा है वो तो सिकुड़ गया, बल्कि हमारा अधिकार था मान लो यहां पर, वो आ गया यहां पर, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए भी कोई कानून होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो जो एनक्लोज ट्रीटी है इसको आपको ठीक करना चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है इसको देखते हुए जो खतरे आगामी भविष्य में पैदा हो सकते हैं उनका सॉल्यूशन पहले से आप तय करोगे, जब भी तो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट से आप बचोगे, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होंगे। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये हो सकता है कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, साथ में क्लाइमेट चेंज को लेकर ये जो UNFCCC है, साथ में और ये जितने भी कॉप्स की मीटिंग होती है, इनमें धीरे धीरे इन लॉज को सुधारा जाए, इन कानूनों को सुधारा जाए, ये कहना चाह रही है ये न्यूज। बात समझे? यानी कि वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं इनको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि इनको नहीं सुधारा गया तो आगामी समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो इन कानूनों को लेकर एक मुद्दे का कारण उठा सकती हैं, यानी कि एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट का ये कारण बन सकते हैं ये तमाम प्रकार के कानून। बात समझ गए? यानी कि किस प्रकार के जो कानून है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इनको
चेंज करने की परम आवश्यकता है। तो ये बात समझिए, ये थी पहली न्यूज। कितने परसेंट क्लियर हुआ ये बताओ? हाँ पूछिए ना, क्लियर है? मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो। हाँ मजनू बोलो। आ गया। चल देखिएगा, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? हाँ कि एक्चुअली में वर्तमान में, अच्छा गांव से कौन कौन है यहां पर? ग्रामों से? हाँ हो, ग्रामों से हो। तो ग्रामों में आपने एक समस्या देखी होगी वर्तमान में, और ये समस्या क्या है, इसको समस्या क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। क्योंकि यदि आप भारतीय समाज को देखते हो, हमारे समाज को देखते हो, तो हमारे समाज में एक प्रकार की मेंटेलिटी है, और इसको कहा जाता है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, देखा है क्या इसके बारे में? पितृसत्तात्मक समाज यानी कि भाई कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे जो पिता है या फिर जो पुरुष वर्ग है, इसको ज्यादा महत्ता दी जाती है। ये बस याद रखना कि ये एक विचार है। ये कहां पर काम आएगा? तो ये आपके ऐसे में भी काम आएगा। ठीक है, ये जहां पर आप पढ़ते हो जीएस पेपर 1 में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, वहां पर भी काम आएगा। जीएस पेपर 1 जहां पर आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हो। सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को कई लोग गलत नजरों से देख लेते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब, वुमेन्स और मेंस, मेरी दोनों बात सुने, कि ये मतलब नहीं है कि आप कितने ज्यादा चिल्ला रहे हो, ये आप कितनी खुली मानसिकता रखे हो, या फिर आप अपने राइट्स के लिए कितने अच्छे से डिमांड कर पा रहे हो, या फिर आपका पहनावा कितना ओपन माइंडेड है, कितना आप यूरोपियन कल्चर से जुड़े हुए हो, ये आप पुरुषों को कितना डोमिनेट कर पा रहे हो। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है। ठीक है, अगेन ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जो काम पुरुष कर रहा है वो काम आप भी कर सकते हैं, उतनी क्षमता के साथ कर सकते हैं, उतनी प्रोबेबिलिटी के साथ कर सकते हैं। दैट इज अ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की सोशल मीडिया ने परिभाषा गलत दे दी है, और नेहा धूपिया जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्होंने परिभाषा गलत दे दी है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का कतई ये मतलब नहीं है कि भाई आपके कपड़े छोटे हो जाएं। वुमेन एम्पावरमेंट का कतई ये मतलब नहीं है कि यूरोपियन कल्चर को आप अडॉप्ट कर लें।
वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं स्मृति ईरानी, जो हमारे यहां की वित्त मंत्री हैं, ठीक है, उतने बड़े पद पर रहती हैं, बट उनकी जो शालीनता है ये देखते हुए बनती है। दैट इज अ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो 2 महिलाएं थी वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का कतई ये मतलब नहीं है कि मेट्रो सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहकर आप कितने अच्छे से पुरुषों को गाली दे रही हैं और कितने अच्छे से आप यानी समाज को और साथ में वहां पर खड़े होकर कितने अच्छे से धूम्रपान बियर की एक बोतल हाथ में पकड़कर कितने अच्छे से समाज को आप गाली दे रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। मैंने बता दिया, ऑपरेशन सिंदूर से वुमेन एम्पावरमेंट देख लो, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम से वुमेन एम्पावरमेंट देख लो, और साथ में जो स्मृति ईरानी और साथ में इतने ऐसी तमाम प्रकार की मंत्री सांसद विधायक महिलाएं जो कि समाज को लीड कर रही हैं, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। बात समझे? ठीक है, जो सोशल मीडिया है उससे बाहर आ जाना। तो अभी जिस वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट मुझे देखने के लिए मिलता है कि आजकल पॉडकास्ट जितनी भी महिलाएं कर रही हैं वो है वुमेन एम्पावरमेंट। बात समझे? तो अब वुमेन एम्पावरमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो ये टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई मैंने डिस्क्लेमर ही आपको दिया है। इस बात को जरा आप समझने का प्रयास करिएगा कि एक्चुअली में हमारा जो भारतीय समाज है ये पितृसत्तात्मक है, यानी कि चाहे महिला, ये बात बिल्कुल रियलिटी है कि महिला जितना भी अच्छा काम कर ले, एंड ऑफ द डे कहा यह जाता है कि भाई ये काम के पीछे किसी ना किसी पुरुष का हाथ उसके पीछे जरूर होगा। बात सही भी है, क्योंकि हमारे यहां जो शादी है, विवाह है या फिर जो रिलेशनशिप है, इसको एक पवित्र बंधन माना जाता है, और इस पवित्र बंधन के पीछे कहा जाता है कि भाई जो वाइफ है ये हस्बैंड को सपोर्ट करती है और हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करता है। बट इसको यदि थोड़ा सा मैं ब्रॉड सेंस में ले जाऊं, ब्रॉडर सेंस में, तो आपने महसूस किया होगा कि वर्तमान का जो समय है, वर्तमान समय में यदि मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं तो इंडियन इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी है। सीएस और नो गलत तो नहीं हूं मैं, है ना? ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी है। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप में से कितने लोग या फिर आप में से कितने लोग फार्मर बनना चाहते हैं, बताओ कितनों का सपना किसान बनने का है? हाँ, कितनों का सपना किसान बन? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ये आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में कृषि कार्य में संलग्न है, बट कितने लोग किसान बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो फार्मर है, ये जो व्यवसाय है या फिर ये जो एक प्रकार से क्या रोजगार है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिटेबल नहीं है, साथ में श्रम भी इसमें बहुत ज्यादा है, यानी कि जितना काम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं हो पाता। हाँ, बात अलग है कि यदि आपके पास बहुत सारी जमीन हो, अथाह जमीन हो, 100 एकड़ के आसपास आपके पास जमीन हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत बड़े किसान हो। बट एक नॉर्मल किसान की यदि हम बात करें, 4, 5, 10, 12, 15 एकड़ यदि उसके पास जमीन है तो उतना प्रॉफिट इसको नहीं हो पाता जितनी इसकी मेहनत होती है। यानी कि ये समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब गांव में जमीन है तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूं, यदि मुझे बाहर जाना है तो अब ये जो कृषि है इसमें किसी अदर को, किसी अन्य व्यक्ति को संलग्न होना पड़ेगा। यदि मान लीजिए मेरे बाल बच्चे छोटे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? बाल बच्चे छोटे हैं, माता पिता बूढ़े हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई मुझे अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। तो मैं निकल गया बाहर, मैं चला गया बड़ी सिटीज में, वहां पर अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा हूं और मैं पैसे भेज रहा हूं, बट मेरा जो खेत है वो संभालेगा कोई और ना, तो समझ रहे हो, उसको तो संभालना पड़ेगा। और इस कंडीशन में घर की महिला निकल के आती है और ये बनती है क्या? ये बनती है वुमेन फार्मर। क्या बनती है ये बनती है महिला किसान, ठीक है। और इसीलिए यदि आप देखोगे आज वर्तमान में तो ये वुमेन फार्मर के जो स्टेटस है ये आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा कि भाई माता जी क्या करती है? माता जी घर का रखरखाव संभालती है। घर का रखरखाव संभालने का मतलब क्या है कि खेती कैसे हो रही है, खेती अच्छे से हो रही है या नहीं, खेती से कितनी आय आई है, कब कौन सी फसल कटनी है, कब कौन से बीज बोना है, कब जुताई करनी है, कब बुआई करनी है, ये तमाम प्रकार की चीजें ये महिलाएं देख रही हैं आजकल। यदि आप गांवों में जाओगे, यूपी बिहार में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। यदि आपने सेब की खेती कभी देखी हो तो सेब की खेती में भी जो घर की महिलाएं हैं इनका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पहले ये नहीं था। आज से 12-15 साल पहले यदि आप देखोगे तो अपने मम्मी पापा से पूछना जो हिमाचल से हैं
कि क्या महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट उतना होता था जितना आज है? वो बोलेंगे नहीं भाई, नहीं होता। जब से आपके पिताजी ने व्यवसाय करना शुरू किया, जब से हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वो अपना काम बता रही है। बट क्या इनको उस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिस तरीके से किया जाना चाहिए? क्योंकि यदि एक पुरुष फार्मिंग का काम करता तो उसका रिकॉग्नाइजेशन कैसा होता है कि भाई जमीन आपकी है, आप पैदावार कर रहे हैं, आप उसका रखरखाव कर रहे हैं और ये काउंट किया जा रहा है कि हाँ आपने काम किया। बट जब एक महिला किसान कोई काम कर रही है तो उससे क्या अपेक्षित किया जा रहा है कि ये तो आपका काम है ही, आपको घर के काम भी करना है। बात समझिए, यानी कि उसका रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल रहा है, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है उसको। बात समझिए। और दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए ये खेती कर सकती है तो फिर क्या इसका हक यह नहीं बनता कि ये जमीन पर मालिकाना हक भी इसको मिले? जमीन पर मालिकाना हक इसको दिया नहीं जाता, क्योंकि आज भी यदि आप गांव में जाओगे, शहरों में यह नहीं होता है, गांव में यह होता है कि क्योंकि शहरों में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यार हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो महिला और पुरुष हैं ये दोनों कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो, महिला पुरुष दोनों कमा रहे हैं। तो जो यदि घर लिया तो एक गारंटर बनता है, दूसरे के नाम पे घर होता है, या फिर जनरली दोनों के नाम पे घर होता है। यदि एक उसका लोन नहीं चुका पाया तो दूसरा चुकाएगा। तो जब आप अर्बनाइजेशन एरिया में आते हो या फिर शहरी क्षेत्र में आते हो तो शहरी क्षेत्र में ही नहीं मिलेगा, बट ग्रामों की यहां पर बात हो रही है। ये ग्रामों में वो पुरुष जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर आ गया है कमाने के लिए, और महिला हो गई है महिला कृषक, और वो पूरा पूरा कामकाज संभाल रही है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ये जमीन में भी तो होना चाहिए। और जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि जमीन में कंट्रीब्यूशन, तो ये जाता है पुरुष के पास। जब भी लोन वगैरह लेने की बात आती है तो ये महिलाओं को जनरली लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई महिला किसान है, कृषक का ये काम कर रही है और ये सोच रही है कि भाई कृषि के साथ मैं कोई अपना व्यवसाय भी शुरू करूं, कोई भी छोटा मोटा एमएसएमई उद्योग, ठीक है, माइक्रो मिनी स्मॉल एंटरप्राइजेस में स्टार्ट करूं, तो इसके लिए लोन की आवश्यकता पड़ेगी। और लोन की आवश्यकता के बदले नो डाउट कि भारत सरकार ने कई ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। बट इस कंडीशन में भी यदि आप देखोगे तो बैंक कुछ तो मानता है ना कि भाई आपके पास क्या है। ऐसा थोड़ी है कि आप नीलबटे सन्नाटा आ जाएं और आपको बैंक लोन दे देगा। कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा आपको कि भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए मैंने लोन नहीं चुकाया तो मेरे पास ये मशीनरी है, ये ट्रैक्टर है, ये मेरे पास जमीन है, ये मेरी यानी प्रॉपर्टी है, इसके बदले आप मुझे लोन दीजिए। किसान कृषक का पूरा काम कर रही है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, इवन घर का भी काम कर रही है, बट जमीन में कोई हिस्सेदारी नहीं है। जमीन में हिस्सेदारी ना होने के कारण इनको लोन नहीं मिल रहा है। लोन नहीं मिल पाने के कारण ये अपना जो व्यवसाय जितने अच्छे से कर सकती थी वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। साथ में यदि मान लीजिए ये सब कुछ है तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि इनकी ये जो जिम्मेदारी नहीं थी जो ये निभा रही हैं, इसको रिकॉग्नाइज तो किया नहीं जा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो ये इन कामों में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है इनको। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन की पर्याप्त मात्रा इनको नहीं मिल पाती। और इसीलिए यदि आप आज आप देखोगे तो ये जिन महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं, 50% के आसपास की महिलाओं में 50% के आसपास की डेटा है जिनको एनीमिया है। एनीमिया का मतलब है कि खून की कमी। क्यों? क्योंकि ये काम करती हैं, हर एक काम करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हैं, इनका मालिकाना हक किसी में नहीं है। मालिकाना हक ना हो पाने के कारण अब ये खुद का इनोवेटिव वर्क नहीं कर पाती, पहली बात। और दूसरी बात कि इनका ये काम रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। रिकॉग्नाइज ना कर पाने के कारण ये इनको न्यूट्रिशन की कमी, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई यदि आप काम करें, पुरुष यदि काम करके आया है तो ये बोला जाता है समाज में कि महिला का ये एक जिम्मेदारी है कि उस पुरुष को खाना दे, खाना बनाकर खिलाए, उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करे। बट यही सेम कंडीशन महिला पर भी तो अप्लाई होती है। यदि महिला काम करके आई है तो ये पुरुष का और परिवार का ये जिम्मेदारी बन जाती है ना कि उसके न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही। ये आप यदि महिला घर बाहर का काम करके आई है तो उससे यह भी अपेक्षित किया जाता है कि आप घर के काम भी करें। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी थी। तो इसके कारण महिलाओं में एनीमिया की समस्या, आज आप देखोगे कि कई महिलाओं में जो प्रेगनेंसी की समस्या है, यानी कि बच्चे पैदा ना कर पाने की समस्या, ये बढ़ रही है। वाई? क्योंकि
जब ये मेंटल लेवल आपका डिस्टर्ब होता है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब होता है। कभी 3 दिन टेंशन में रह लेना, चौथे दिन कमजोरी लगने लगेगी, वीकनेस लगने लगेगी, कुछ करने का मन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अब चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे आप माल न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे आप एनीमिया की बात करें, या फिर चाहे वो एमसी साइकिल हो, ये सब कुछ डिस्टर्ब होती है। और ये सब डिस्टर्ब होने का फिर असर क्या आता है? ये असर आता है फैमिली पर, और फिर यहां से फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। और इसका फिर कनेक्शन निकाला जाता है कि ये जो महिलाएं हैं, ये इस XYZ महिला के कारण जो घर में वातावरण ही बिगड़ रहा है। तो बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि आपने उसके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। जिस हिसाब से औपचारिक तौर पर उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाना था, आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और जब रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उसके हिसाब से आपने उसका ध्यान नहीं रखा। ध्यान रखते तो ये समस्या नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि एक्चुअली में जो कृषि में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, योगदान बढ़ने के साथ इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर समाज के इनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पारिवारिक समस्याएं जन्म ले रही हैं, और पारिवारिक समस्याएं जन्म ले रही हैं तो समाज में समस्याएं जन्म ले रही हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है महिलाओं को। एक्चुअली में महिलाएं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्चुअली में समाज रिस्पॉन्सिबल है, ये कहना चाह रहे हैं कौन? ऑथर। बात समझिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होना चाहिए कि पहली बात कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी उतनी ही हो जितनी पुरुषों की होती है, महिलाओं को भी उतना ही रिकॉग्निशन मिले जितना पुरुषों को मिलता है। और साथ में यदि मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं कि भाई गांव में जो महिला कृषक है ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं ये उगाती हैं और इससे अपना जो जीवन यापन है ये करती हैं, तो इसके साथ वेजिटेबल, इसके साथ फ्रूट्स, दालें, ये तमाम प्रकार की चीजों को उगाने पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज भी यदि आप भारत में देखोगे तो भारत की मेन जो फूड रिक्वायरमेंट है ये किस पर आधारित है? गेहूं, चावल, दाल, है ना, ज्यादा ये बस हो गया, यही है फूड रिक्वायरमेंट। हमें एक्चुअली में वेजिटेबल्स पर, हमें असल में फ्रूट्स पर, इन पर भी ध्यान देना चाहिए, और प्रोटीन युक्त जितने भी क्रॉप्स होती हैं उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो माल न्यूट्रिशन की कमी है ये खत्म हो सके। बात समझिए, ये कहना चाह रहा है ये पूरा, यानी कि ये स्पेशल फोकस मैंने क्यों लिखा है यहां पर? बिकॉज ऑफ कि कल है 8 मार्च, 8 मार्च, और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यानी कि यहां पर आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन इस टॉपिक को डिस्कस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। दैट इज वाई मैंने इसको डिस्कस किया। ठीक, तमाम महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। यार यहां पर वुमेन्स नहीं है, कन्याएं हैं, तो उनके लिए कब है? 8 नवंबर। ठीक, नवंबर ना? हाँ, सर्च करूं। आपके लिए तो 14 नवंबर होगा। क्या है? 11 अक्टूबर को। तो आपके लिए वो है। ठीक है, अपना दिन कब है? 1 मई। क्या होता है? मजदूर दिवस। चलो, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना कि अब जो तीसरा टॉपिक है ये है कि अभी पिछले साल जो पीएम नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने नहीं है पीएम नरेंद्र मोदी सर, ठीक है, तो इन्होंने ना कर्तव्य पथ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो ऑफिसेज थे, यदि आप देखोगे
तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रपति भवन, ये तमाम प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिस थे, इनके कार्यालय अलग अलग थे, जिसके कारण जो काम है ये करने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता था। इन सभी को मिलाकर एक जगह पर कर दिया गया, यानी कि अब एक बिल्डिंग के अंदर, एक प्रीमाइसेस के अंदर ये तमाम प्रकार के ऑफिसेस हैं। इनको नाम दिया जा रहा है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ क्यों कहा जा रहा है? ताकि भाई ये जो सिटीजन्स हैं ये आए और इनके तमाम प्रकार के जो काम है ये एक ही जगह पर संपन्न हो जाए। बात समझ में आई? समझ में आया? इसको 2-3 लाइन में हम लिख लेंगे, 2-3 लाइन नहीं, एक पेज में हम लिख लेंगे, है ना? एक पेज, सिंगल एक पेज लिख सकते हैं। नहीं नहीं, विश्वास मानो, ऑनलाइन है, एक पेज का मतलब एक पेज है। क्यों हंस रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बोलता इतना, लिखा इतना देता। एक पेज है, एक पेज। ये लिखिएगा, लिखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएम ऑफिस, इन्वर्टेड कॉमा में, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एंड 2 का उद्घाटन किया। 1 एंड 2 का उद्घाटन किया। 1 और 2 है ना। नेक्स्ट लाइन, सेवा तीर्थ अब नया पीएमओ, सेवा तीर्थ अब नया पीएमओ नेशनल, दूसरा है नया पीएमओ राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद, सचिवालय परिषद तथा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या फिर कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय को एक ही जगह पर रखेगा। यानी कि पहले ये अलग अलग होते थे, अब ये एक ही जगह पर आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन, अब कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त, सुरक्षा, वित्त रक्षा, वित्त रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि काम करेंगे ताकि समन्वय को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट लाइन, यह प्रयास नागरिक केंद्रित गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु उठाया गया है। यह कदम नागरिक केंद्रित गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु उठाया गया है। ठीक है, लिखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स को 4 स्टार ग्रह ऐसे लिखेंगे, GRIHA, ग्रह 4 स्टार ग्रह ग्रीन स्टैंडर्ड पर बनाया गया है, स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। यानी इंग्लिश में रीन्यूएबल एनर्जी, कॉमा वाटर कंजर्वेशन, रीन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं
इसमें मौजूद हैं। यानी रीन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। बोलूं आगे? वेरी गुड। ऐसा करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य, ऐसा करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य पुराने ब्रिटिश एम्पायर, पुराने ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य की सोच से बाहर निकलकर, स्वतंत्र भारत की सोच को आगे बढ़ाना है। सोच को आगे बढ़ाना है। दैट्स इट, हो गया। फ्री में शक करते हो मेरे पे यार? ठीक, चलिए। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं यह है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी सीएसई का जो रिजल्ट है ये आया है, फाइनल रिजल्ट। इनमें जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है चाणक्य आईएएस एकेडमी से उनको मैनी 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 कांग्रेचुलेशन। और जिनका जो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं किसी कारणवश, तो वे निराश ना हो, क्योंकि निराश होकर अपनी तैयारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, बिकॉज ऑफ कि प्रिपरेशन एक ऐसा साधन है जो आपको आज रिजल्ट दे या ना दे, बट भविष्य में इसका जो रिजल्ट है ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये आप भी नहीं जानते। ठीक है, चलिए यहां पर याद रखिएगा यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं ये लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनमें हिंदी मीडियम के बैचेस को डील करता हूं मैं और इंग्लिश मीडियम के बैचेस को डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश सर की है। और ऐसा ही स्टेट पीसीएस में भी है। यदि आपको इन बैचेस से ज्वाइन होना हो तो आप 8264199959 इस दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।